जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 2 वैद्युत विभव एवं धारिता का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है ना। अध्याय 1 में हमने पढ़ा था ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। इस बार हम लोग क्या निकालेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार हम लोग लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था उसको क्विक रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा था हमने कि मान लीजिए ये कोई माध्यम है, इस माध्यम में जैसे ही मैं कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू रख दूं तो मुझे पता है आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बना लेता है, और इस विद्युत क्षेत्र में जैसे ही कोई दूसरा आवेश या कहिए एकांक धनावेश प्रवेश करता है तो एकांक धनावेश एक स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। यानी आवेश जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है, इस विद्युत क्षेत्र में जैसे कि दूसरा आवेश प्रवेश करता है उस दूसरे आवेश पर एक स्थिर वैद्युत बल लगता है। ठीक है। अच्छा, ये स्थिर वैद्युत बल कहां तक लगेगा? ये जहां तक विद्युत क्षेत्र बनेगा। विद्युत क्षेत्र के बाहर कोई बल काम नहीं करेगा। सवाल ये कि विद्युत क्षेत्र कहां तक बनता है। तो हमें पता है एक चीज कि अगर मुझे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो तो कैसे करेंगे हम लोग? के क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर मैं दूरी अनंत कर दूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो दूरी अगर मैं अनंत कर दूं तो ये आर का मान अनंत हो गया। अनंत का स्क्वायर अनंत ही होता है। अब कुछ भी बटे अनंत अनंत शून्य, अर्थात बच्चों अगर मान लीजिए अनंत दूरी है तो अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, यानी अनंत दूरी पर स्थिर वैद्युत बल का मान भी शून्य होता होगा। सही है ना, क्योंकि भाई जहां पे विद्युत क्षेत्र वहीं तक स्थिर वैद्युत बल, जहां विद्युत क्षेत्र खत्म वहां पे स्थिर वैद्युत बल भी तो खत्म। आप निकाल सकते हैं, आपके पास वही सूत्र है। क्या है? कूलाम बल, जिसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, क्या होता है? के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आर का मान अनंत रख दीजिए, अनंत का स्क्वायर अनंत, और कुछ भी बटे अनंत शून्य, यानी स्थिर वैद्युत बल का मान हो जाता है शून्य। अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य, स्थिर वैद्युत बल शून्य, यानी अनंत दूरी पर एकांक धनावेश पर कोई बल काम नहीं करेगा। अर्थात अनंत दूरी पर एकांक धनावेश मस्त आराम से सोता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं एकांक धनावेश कुछ काम करे। मैं ये चाहता हूं कि भैया ये जो एकांक धनावेश जो अनंत में आराम से बैठा है वो विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक आ जाए किसी प्रकार से। क्या ये स्वयं से आ पाएगा? नहीं। फिर खुद से आएगा तो स्थिर वैद्युत बल उसको ठिकाने लगा देगा, फिर से किनारे पहुंचा देगा, भागो यहां हमारे क्षेत्र से भागो। तो मैं ये चाहता हूं कि चलो एक काम करो, इस एकांक धनावेश को अनंत से यहां तक लाओ, कुछ भी करो। तो उसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि अच्छा स्थिर वैद्युत बल ऐसे लग रहा है, ठीक है, अनंत में बैठा है एकांक धनावेश, ठीक है, तो क्या करो, एकांक धनावेश को अपने कांधे पर उठाओ और स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हुए यहां तक पहुंचा दो। क्या मैं कहा कि एकांक धनावेश को अपने कांधे पर उठाओ और स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हुए यहां तक पहुंचा दो। यानी एकांक धनावेश को आपने अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कुछ कार्य किया है। तो इस बिंदु तक लाने में आपने जितना कार्य किया है, इस बिंदु तक लाने में आपने जितना कार्य किया है, इस बिंदु तक लाने में एकांक धनावेश पर आपने जितना कार्य किया है बच्चों, एकांक धनावेश पर जितना कार्य किया है वही कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है? अरे यार, हमने इस बिंदु तक लाने में कुछ कार्य किया है, तो इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया है वही कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है,
एकदम सही है। हाँ, अब एक चीज हमने और पढ़ा था कि चार्ज, मान लीजिए आवेश के केंद्र से r दूरी पर बिंदु ए है और ए बिंदु तक एकांक धन आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में हमने कुछ कार्य किया, तो इस बिंदु का कुछ विभव होगा। अगर मैं दूरी के हिसाब से बात करूं तो कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं किसी बिंदु का विभव क्या होता है, के क्यू बटे आर। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में मस्त डेरिवेशन किया है, अगर आपने नहीं देखा नहीं किया तो जरूर देख के आइए, जबरदस्त डेरिवेशन है कि कोई आवेश है, इससे आर दूरी बिंदु ए है, अगर आपको इस बिंदु का विभव का मान ज्ञात करना है तो कैसे कर सकते हैं, के क्यू बटे आर से। अर्थात 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 जैसे जैसे आवेश के केंद्र से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान कम होगा। क्यों? अरे यार मान लीजिए ये दूरी ज्यादा हुई ना, तो हम क्या विभव का मान कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस बिंदु पर बल का मान भी तो कम होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है बल का मान कम होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विद्युत क्षेत्र का मान भी तो कम होता है, तो विभव का मान भी तो कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन हमने किया था, मेन डेरिवेशन हमारा ये था। ठीक, तो इन्हीं से संबंधित, इससे संबंधित अगर आपको किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है तो के क्यू बटे आर होता है। के क्या चीज है आप सबको पता है, स्मॉल के क्या चीज है, ये होता है 1/4 पाई एफ साइन नॉट कैपिटल के होता है। ठीक है, ये किसी माध्यम के लिए, किसी भी माध्यम के लिए। आप बोलेंगे चाहिए निर्वात के लिए क्या है, तो निर्वात के इसमें कैपिटल के का मान 1 हो जाता है, यानी हट जाएगा, आपको बचेगा 1/4 पाई एफ साइन नॉट। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए, आज का मस्त हेडिंग है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जब विद्युत विभव। और इसमें हम लोग दो कंडीशन पढ़ेंगे, पहला है अक्षीय स्थिति, पहला है अक्षीय स्थिति जिसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, जिसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, अक्षीय स्थिति। और ये एमपी बोर्ड में बच्चों यही पूछा था कि निरीक्षक पूछा था, शायद पूछता है बोर्ड में, बहुत पूछता है। तो चलिए वैद्युत द्विध्रुव तो पता है ना क्या होता है, कि हाँ चार जी क्या होता है कि ये दो विजातीय आवेश होते हैं जो कि एक दूसरे से 2a अर्थात अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, है ना। अल्प दूरी पर दो विजातीय आवेश जिनका परिमाण समान होता है ना, दो विजातीय आवेश जिनका परिमाण समान होता है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस पूरे निकाय को ही कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, किताबी भाषा में, कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अच्छा, अक्षीय यानी अक्ष की बात हो रही है। अक्ष किसे कहते हैं, कि दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाती हुई अगर आप एक रेखा खींच दें तो बच्चों इसे कहते हैं अक्ष। और इसी अक्ष के किसी बिंदु Q पर, क्यों नहीं एम बोल दो, एम बोल दो, एम बोल दो, एम बोल दो, किसी बिंदु एम पर मुझे वैद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है ना, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इन दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं अक्ष, और इसी अक्ष के किसी बिंदु एम पर मुझे वैद्युत विभव की गणना करना है, इसी कहते हैं अक्षीय स्थिति। क्यों? क्योंकि हम लोग अक्ष पर विभव की गणना कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैंने कह दिया बच्चों इस वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र हो गया ए, सॉरी ओ कह दीजिए, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ केंद्र ओ, ओरिजिन। ठीक, अगर टोटल दूरी 2a है तो इसकी आधी दूरी a हो जाएगी, अब बची आधी दूरी ये भी a हो जाएगी, टोटल हो गया 2a, तो ये आधी दूरी a प्लस a 2a हो गया। ठीक ना, और हमने कहा जिस बिंदु पर हम वैद्युत विभव की गणना कर रहे हैं, ये जो बिंदु है द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित है।
ठीक है, हम जिस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कर रहे हैं वो बिंदु असल में द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। तो इस पर ये माना लिखते लेते हैं, माना माना माना, क्या माना, माना एक द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव एक ही बात है, द्विध्रुव AB है, AB है, AB है, इसको मैंने कह दिया मान लीजिए A, इसको मैंने कह दिया मान लीजिए B। A पर माइनस क्यू आवेश है, B पर माइनस प्लस क्यू आवेश है ना। तो एक माना एक द्विध्रुव AB है जिसके केंद्र O से R दूरी पर, मानना एक द्विध्रुव AB है जिसके केंद्र O से R दूरी पर बिंदु M पर वैद्युत विभव की गणना, वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो देखिए द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश। तो इस बिंदु पर धनावेश के कारण भी विभव का प्रभाव पड़ेगा, ऋणावेश के कारण भी इस बिंदु पर कुछ विभव का प्रभाव पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा टोटल वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विभव। समझे क्या हमने कहा, हमने ये कहा एक वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, एक आवेश एक आवेश। पहले हम एक काम करेंगे कि एक आवेश के कारण इस बिंदु का विभव ज्ञात करेंगे, फिर दूसरे आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा टोटल एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विभव। ठीक है, तो पहले मान लीजिए मैंने ले लिया बी वाले बिंदु को यानी धनावेश को। तो धनावेश के कारण बिंदु M पर विभव की बात करने वाला हूं, है ना। तो धन आवेश के कारण बिंदु M पर विभव क्या होगा, इसको मैंने कह दिया बी है ना, बिंदु B के कारण, बिंदु B के पास है ना धनावेश, तो बिंदु B के कारण इस बिंदु पर विभव। आपको याद होगा कि अगर कोई धनावेश है, इससे R दूरी पर किसी बिंदु पर अगर मुझे विभव ज्ञात करना है तो क्या था, Q/R, यही था ना, यही था। अच्छा देखिए, जिस आवेश से हम ले रहे हैं या जिस आवेश के कारण विभव ज्ञात कर रहे हैं और जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, उन दोनों के बीच की दूरी ली जाती है। जो दूरी है सामने, दूरी किसके बीच की है, जिस बिंदु पर विभव ज्ञात कर रहे हैं और जिस बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी यहाँ पे ली जाती है। आर मतलब ना, आर क्या है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। किन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, जिस बिंदु पर विभव ज्ञात की जा रही है और जिस आवेश के कारण विभव ज्ञात किया जा रहा है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ली जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, क्या आ जाएगा, Q/R। R क्या है, जिस आवेश के कारण आप विभव ज्ञात कर रहे हैं ये बिंदु, और जिस बिंदु पर आप विभव ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु के बीच की दूरी, ये दूरी मुझे चाहिए, केवल ये दूरी चाहिए। कैसे निकाले, मेरे को टोटल दूरी यहां तक की पता है R। अगर मैं R में से इस A को हटा दूं तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी, सही ना। टोटल दूरी R है, R में से अगर मैं इस A को हटा दूं तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी ना, इस धनावेश लेके इस बिंदु तक की दूरी। तो R माइनस A लिख सकता हूं मैं, टोटल R माइनस A, बच गया ये दूरी होगी हमारे पास R माइनस A। इसको हमने कह दी समीकरण नंबर 1। ठीक है, और हमें एक चीज और पता है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम पढ़ के आए हैं कि विभव के प्रकार, धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विभव धनात्मक विभव होता है ना, है ना, यही होता है। हाँ, अब मैं बिंदु A यानी ऋणावेश की बात करने वाला हूं। ऋणावेश के कारण किसी बिंदु M पर
विभव ज्ञात करने वाला हूं। ठीक है, ऋणावेश के कारण बिंदु M पर विभव बताइए कितना होगा, बताना पड़ेगा आपको। बिंदु बिंदु A के कारण ना विभव, बिंदु A के कारण विभव, और कहां पर निकालना है, बिंदु M पर निकालना है। तो ये चीज है, वही चीज है के, वही चीज है क्या, के क्यू बटे जिस आवेश से विभव ज्ञात कर रहे हैं और जिस बिंदु पर विभव ज्ञात कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल दूरी असल में अब चाहिए, ये टोटल दूरी चाहिए, कितनी होगी, कितनी होगी। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी r है और फिर a है, कर दे इस बार r प्लस a कर देते हैं, r प्लस a कर देते हैं ना। ये यहां से यहां तक की दूरी चाहिए ना, यहां से यहां तक की दूरी होगी r और यहां से यहां तक की दूरी a, टोटल r प्लस a। इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 2। और एक चीज हमने फिर पढ़ा है विभव के प्रकार में कि ऋणावेश के कारण किसी बिंदु का विभव ऋणात्मक विभव होता है, अर्थात बछुआ लोगों यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि ये ऋणात्मक विभव है, क्योंकि ये माइनस क्यों, माइनस आवेश के कारण विभव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने धनावेश के कारण विभव निकाल लिया, ऋणावेश के कारण विभव निकाल लिया, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष के किसी बिंदु पर विभव। चलिए कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, दोनों को योग कर देते हैं, मस्त प्यारी सी गणित लगेगी जिसमें आप लोग एकदम एक नंबर से हैं। तो हम कुल विभव ज्ञात करने वाले हैं बिंदु M पर, कुल विभव ज्ञात करेंगे बिंदु M पर। तो टोटल जोड़ दीजिए किसको, VA प्लस VB, सही है, VA प्लस VB, VA प्लस VB। चलिए VA का मान क्या है, VA का मान क्या है, समीकरण नंबर 2 है ना, माइनस के क्यू बटे R प्लस A प्लस VB कितना है, समीकरण नंबर 1, ये 2 हो गया, समीकरण 1 में है VB के क्यू बटे R माइनस A, यही है ना, के क्यू बटे R माइनस A, ये आ गया। अच्छा यहाँ पे माइनस ध्यान रखिए ना, VA का मान क्या है, VA का मान क्या है, माइनस के क्यू बटे R प्लस A, ये चीज है। चलिए अच्छा, दोनों के पास के क्यू है, कॉमन ले लिया जाए। चलिए के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पे माइनस 1 बटे R प्लस A प्लस के क्यू बाहर निकल गया, बचा 1 बटे R माइनस A। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाहर कौन बैठा है, के क्यू, अंदर की बात करते हैं। अंदर देखिए ध्यान से, हम लोग 1/2 प्लस 1/3, अगर एलसीएम ले, एलसीएम क्या आएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, ये और ये अलग अलग प्रकार की राशि है या क्वांटिटी है, तो इनका गुणा ही एलसीएम कहलाएगा। तो गुणा यानी R प्लस A गुणे R माइनस A, ये हो गया एलसीएम। अब फिर क्या करते हैं, जब नीचे दो संख्या जिनका गुणा करते हैं तो ऊपर 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 ये कर देते हैं, तो ऊपर अंश में ही आ जाता है। यहां भी करना है, इसका को ऐसे कर दीजिए, तो बाहर माइनस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा R माइनस A, फिर प्लस ये यहाँ पहुंच जाएगा R प्लस A, ये हो गया आपका। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा डेरिवेशन लगभग पूरा हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे कैसे करें, कैसे करें, के क्यू, यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस R, अब माइनस माइनस प्लस A, और यहाँ पे प्लस R प्लस A। नीचे देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, R प्लस A R माइनस A, याद करो A प्लस B A माइनस B का सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी यहाँ भी तो है A प्लस B A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सही है, सही है, एकदम सही है। अच्छा, माइनस R प्लस R कट के शून्य हो गया, बचा क्या, के क्यू, यहाँ पे क्या बचा A
प्लस ए 2a, बटे में क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बच्चा। और क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से, के ऊपर क्या है के क्यू इंटू 2a, ये चीज ना है, के क्यू इंटू 2a, याद आ रहा कुछ, क्यू इंटू 2a याद आ किसी का? हाँ अच्छा जी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल पी, यानी Q इंटू 2a आ गया आपका स्मॉल p, बटन क्या है आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अभी आया है बिंदु M का टोटल विभव, बिंदु M पर टोटल विभव। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान इतना होता है, लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो द्विध्रुव है बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये जो द्विध्रुव है बहुत छोटा है, और जो हम केंद्र से आर दूरी ले रहे हैं, यानी जिस बिंदु पर हम विद्युत विभव निकाल रहे हैं, द्विध्रुव बहुत छोटा है, और इस केंद्र से जो हम आर दूरी ले रहे हैं, अर्थात जिस बिंदु पर विभव ज्ञात कर रहे हैं, ये जो दूरी है बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी द्विध्रुव की लंबाई यानी ए की तुलना में इस आर का मान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ए की तुलना में आर का मान बहुत ज्यादा है, यानी आर के सामने चुज्जा, तो आर के सामने ए लगभग लगभग नगण्य यानी शून्य के बराबर हो जाएगा, बहुत छोटा, द्विध्रुव बहुत छोटे होते हैं। परमाणु के आकार की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, अब परमाणु का आकार 10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम, बहुत कम दूरी, ऐसे केंद्र से मैंने जिस बिंदु पर विभव निकालना है, ये दूरी ज्यादा है, इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, तो आर की तुलना में ए बहुत छोटा, ए का मतलब लगभग शून्य, यहां पर रखो। इस हिसाब से किसी बिंदु का जो विभव होगा के टी बटे ए स्क्वायर, तो शून्य हो गया, ए का मान शून्य हो गया, तो आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। बस यहाँ पे आप इसको और आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा लीजिए, क्या के का मान आप रख सकते हैं 1/4 पाई एफ साइन नॉट कैपिटल के इंटू पी बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना भैया। ये जो आवेश है, जो द्विध्रुव है, ये किसी न किसी माध्यम में ही तो रखा होगा ना, तो माध्यम का कुछ ना कुछ परावैद्युतांक भी होगा, ठीक है, ठीक है। अब आप चाहेंगे नहीं चाहिए किताब में कुछ और लिखा है तो लिख लीजिए आप वो चीज भी, एक चीज मान लीजिए कि जो द्विध्रुव है निर्वात में स्थित है, ये सभी के लिए, ये जो सूत्र सभी के लिए है, हर माध्यम के लिए है, हम कह रहे हैं केवल निर्वात की बात करो। मान लीजिए द्विध्रुव किसी अंतरिक्ष में लटका हुआ, निर्वात में या वायु में है, आसमान में लटका हुआ है, तो निर्वात के केस में, निर्वात के केस में ये जो कैपिटल के हो जाता है, जिसे निर्वात या किसी माध्यम की परावैद्युतांक कहते हैं, तो निर्वात का जो कैपिटल के यानी परावैद्युतांक होता है बच्चों, वो 1 होता है। स्मॉल के है ना, स्मॉल के मान ये पूरा, एक कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है, निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। तो एक यहाँ पे रख दीजिए, आ जाएगा आपका बिंदु M का विभव 1/4 पाई एफ साइन नॉट की मान 1 हो गया भाई, 1 गुणे ये यही आएगा इंटू पी बटे आर स्क्वायर। ये होता है बच्चों किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर, निर्वात की स्थिति में कि द्विध्रुव अगर निर्वात में है तो, और अन्य किसी माध्यम में, किसी माध्यम में है तो ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, देख लीजिए, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान कम होता जाएगा, वर्ग गुना कम होता जाएगा। ये है अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, नोट कर लीजिए। फिर अगला हेडिंग डालिएगा निरक्षीय स्थिति के लिए, बिठा दें, ठीक है बिठा दें मास। अगला कंडीशन, अगली हेडिंग डालिएगा निरक्षीय स्थिति के लिए
वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु का विभव निरक्षीय स्थिति यानी होता है वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत, अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पर विभव। देखिए अब निरक्षीय स्थिति, सॉरी ये निरक्षीय स्थिति, अक्षीय खत्म, शुरू हो गया निरक्षीय। निरक्षीय निरक्षीय और अनुप्रस्थ स्थिति भी इसे कहते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति भी इसे कहते हैं। ठीक, निरक्षीय स्थिति कहिए, अनुप्रस्थ स्थिति कहिए, एक ही बात है। तो ये यहाँ पे दो बिंदु हो गए और इसका नाम हमने कह दिया ए, इसका नाम हमने कह दिया बी। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। अच्छा, आपने एक प्रश्न पूछा था, अक्षीय स्थिति में आपने विभव की गणना की है, कितना आया है, के क्यू बटे आर स्क्वायर आया है। ये तो परिमाण हुआ, दिशा की बात करो तो विभव अदिश राशि है। अदिश राशि में दिशा नहीं बताया जाता, पाप चढ़ता है, बुरा लगेगा विभव को, कैसी बात करते हो। तो चलिए, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, एक ऋणावेश धनावेश, और इनके बीच की दूरी यानी दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 2a। इस पूरे निकाय को बच्चों कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका केंद्र मैंने कह दिया O, तो केंद्र अगर O है तो ये जो टोटल दूरी है बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, ए हो जाएगा। और इस केंद्र से अक्ष के लंबवत केंद्र से आर दूरी पर बिंदु M पर मुझे वैद्युत विभव की गणना करना है। इसी चीज को कहते हैं निरक्षीय या अनुप्रस्थ या लंबवत स्थिति, है ना। द्विध्रुव अक्ष के लंबवत केंद्र से आर दूरी पर बिंदु M पर मुझे वैद्युत विभव की गणना करना है। तो पहले माना एक द्विध्रुव AB है, जिसके अक्ष के लंबवत केंद्र O से R दूरी पर बिंदु M पर वैद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है, माना एक द्विध्रुव AB है, ये AB है, जिसके अक्ष के लंबवत केंद्र से R दूरी पर बिंदु M पर वैद्युत विभव की गणना करना है। चलिए गणना करते हैं। वही कहानी है, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, टोटल द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विभव ज्ञात हो जाएगा। तो पहली कहानी क्या है चाचा जी, माइनस क्यू ना प्लस क्यू। पहला काम हमारा प्लस क्यू के कारण किसी बिंदु, प्लस क्यू के कारण बिंदु किसी नहीं, प्लस क्यू के कारण बिंदु M पर विभव क्या होगा, बी प्लस क्यू यानी बी बिंदु ना। अच्छा एक काम करते इसको जोड़ देते हैं, ऐसे इसको जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जिस आवेश के कारण विभव ज्ञात कर रहे हैं और जिस बिंदु पर विभव ज्ञात कर रहे हैं उनके बीच की दूरी ली जाती है ना, तो हम इस दूरी की बात करेंगे भैया, फिर ये दूरी नहीं। जिस आवेश के कारण विभव ज्ञात कर रहे हैं और जिस बिंदु पर विभव ज्ञात कर रहे हैं उनके बीच की सीधी दूरी, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी ली जाती है। ठीक है, तो विभव क्या कहलाएगा, के क्यू बटे इनके बीच दूरी मैं कह दिया बीएम, अभी कह देते बीएम। आर है ना, आर यानी यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच दूरी बीएम।
इसको मैंने कह दी समीकरण नंबर 1। और धनावेश के कारण उत्पन्न विभव धनात्मक विभव होता है, तो ये धनात्मक विभव है, प्लस वाला है। अच्छा माइनस क्यू को देखो, माइनस क्यू को देखो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु एम पर, बिंदु एम पर विभव भी ए क्या आएगा, के क्यू बटे जिस बिंदु से विभव ज्ञात कर रहे हैं, जिस बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात कर रहे हैं और जिस बिंदु पर विभव ज्ञात कर रहे हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी लेंगे, कितनी है, ए एम। ये एम बिंदु है ना, असल में एम बिंदु है ना, ए एम, तो बीच दूरी होगी आपकी ए एम। इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 2। लेकिन 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 ये क्या, ऋणावेश, बच्चों ऋणावेश के कारण जो विभव बनता है वह ऋणात्मक विभव होता है। धनावेश के कारण जो विभव बनता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, अब निकालते पर लोग कुल विभव, कुल विभव यानी दोनों को जोड़ दो, कुल विभव कहां का, बिंदु एम का, किसके कारण, पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक, तो VA का मान कहां है, समीकरण 2 के पास है, माइनस के क्यू बटे ए एम प्लस VD का मान है 1 के पास, के क्यू बटे बी एम। अच्छा एक चीज देखिए, इसके केंद्र से मैंने एक लंबवत रेखा खींचा, तो ये जो लंबवत रेखा है असल में ये जो रेखा देखी जाती है, जो दो रेखा है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज की भांति व्यवहार नहीं कर रहा, ये समद्विबाहु त्रिभुज ही है, समद्विबाहु त्रिभुज ही है ना। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो गई। अगर बीएम और एएम बराबर हो गए, ध्यान 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 ध्यान, अगर बीएम और एएम बराबर हो गया, अगर बीएम और एएम बराबर हो गया, तो ये दोनों राशि बराबर, ये दोनों राशि बराबर, और एक प्लस वाला एक माइनस वाला कैंसिल होके आ गए शून्य, यानी निरक्षीय स्थिति में कुल विभव का मान शून्य होता है। पल्ले पड़ा, हम ये कह रहे हैं कि भैया -2 + 2 कितना होता है, शून्य होता है। सेम संख्या या सेम राशि, एक प्लस वाला एक माइनस वाला शून्य होता है। यहाँ भी देखो ना, के क्यू ऊपर सेम है, नीचे एएम और बीएम सेम है भैया, ये है बीएम ये है एएम, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी आपस में बराबर, ये राशि पूरी बराबर, तो ये पूरा बराबर, ये पूरा बराबर, एक माइनस का एक प्लस का, टोटल आ गया शून्य। मतलब बच्चों ध्यान से देखना, मतलब मान लीजिए एक द्विध्रुव है और ये है केंद्र से लंबवत रेखा, इस द्विध्रुव के चारों ओर ये जो लंबवत है, प्रत्येक बिंदु का विभव शून्य होता है। ये बात है, ये बात है, और यही बात है। यानी निरक्षीय स्थिति में लंबवत के प्रत्येक बिंदु पर और चारों ओर हमने दिखाया ना, पहली बात लंबवत रेखा के प्रत्येक बिंदु पर और चारों ओर विभव का मान शून्य होता। अक्षीय में नहीं हुआ शून्य, निरक्षीय में शून्य हुआ, विभव का मान शून्य होता है। ये हुआ हमारा डेरिवेशन आज का सबसे महत्वपूर्ण वाला, नोट कर सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं आप। अब कुछ प्रश्न करेंगे इससे संबंधित नहीं, किससे संबंधित, लेक्चर नंबर 1 में जो हमने पढ़ा था वैद्युत विभव, याद आया, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था वैद्युत विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य, इससे संबंधित। और हमने किसी बिंदु को निकाला था के क्यू बटे आर, इससे संबंधित हम कुछ एक दो प्रश्न करेंगे, वहां पे कर ना सके यहाँ पे करेंगे। और फिर उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे कि वैद्युत विभव का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है, यानी मैं क्या बदल दूं कि विभव का मान बदल जाए, समान दूरी पर ही, है ना, आवेश से समान दूरी पर ही मैं क्या बदल दूं
कि विभव का मान इतनी दूरी पर इसी बिंदु पर विभव का मान बदल जाए। यानी विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर एक दो प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और इसके बाद विभव पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है ये पढ़ेंगे, और फिर आज का ये जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, खत्म। चलिए प्रश्न नोट कीजिए, प्रश्न नोट कीजिए। जो प्रश्न है लेक्चर नंबर 1 से संबंधित है। माफी चाहूंगा, वहां पे मैं करवा ना सका, कान पकड़िए, माफी अभी आवश्यक है, इसलिए करवाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है बच्चों, लिखिएगा, नोट कीजिएगा प्रश्न। 2 प्रश्न करेंगे, ज्यादा नहीं। पहला प्रश्न है, आवेश 4 गुणे 10⁻⁷ कूलाम के कारण आवेश 4 गुणे 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव क्या होगा, विभव क्या होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हल, सबसे पहला काम, ध्यान सुनिएगा, प्रश्न में दिया क्या क्या है ये पहले निकाल लीजिए। ज्ञात क्या करना है, निकाल लीजिए, आपके लिए आसान होगा कि आपको करना क्या, असल में कौन सा फार्मूला लगा देना आपको। सबसे पहले दिया आवेश 4 गुणे 10⁻⁷ कूलाम, यानी आवेश की बात ये है ना। मात्रक से भी आप पहचान सकते क्या दिया है, कूलाम दिया, कूलाम यानी आवेश, और सामने आवेश भी लिखा है। तो आवेश दिया बच्चों 4 गुणे 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर, 9 सेंटीमीटर दूरी यानी आर, 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव क्या होगा, विभव ज्ञात करना है। तो आप निकाल सकते हैं भैया, एक धनावेश है, एक धनावेश है, ये ऋणावेश कुछ भी है, इससे आर दूरी पर बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है। आवेश के बारे में दे दिया, ये दूरी दे दिया है आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 9 सेंटीमीटर है, तो एक काम करते इसको SI में कन्वर्ट कर ले, तो 9 गुणे 10⁻⁻² मीटर होता है, यानी 1 सेंटी में 10⁻⁻² मीटर होते हैं। ठीक है ना, सी की जगह आपको सेंटी की जगह 10⁻⁻² कर देना जब आप SI में कन्वर्ट करें तो, बाकी सब SI में है। निकाले जी विभव क्या होता है, Q/R। K का मान निर्वात के लिए फिक्स है, 9 गुणे 10⁻⁹ निर्वात के लिए। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई माध्यम नहीं बोलेगा, तो आपको निर्वात ही ले लेना है। अगर कुछ बोलेगा तो परावैद्युतांक का मान भी देगा। ठीक है, तो पूरी कहानी निर्वात के लिए है। K का मान निर्वात की स्थिति में 9 गुणे 10⁻⁹ होता है, पता ना, 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻⁹ होता है, कूलाम के नियम में पढ़ा था। इंटू Q, ये है 4 × 10⁻⁷ बटे R, यानी ये 9 गुणे 10⁻⁻²। 9 से 9 मारा, संख्या में केवल 4 बचा, और हमने कितनी बार कहा 10 की घाते वाले को अलग सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे 10⁻⁷, 10⁻⁹ 10⁻⁷, 9 में से 7 घटा दो, बचा 2, कितना बचा 10⁻²। अरे यार देखिए, ये क्या है 10। ठीक, फिर आधार समान लिखा, एक बार गुणे में घाते जुड़ी जाती है, तो 9 में से -7 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 2। अच्छा, नीचे भी 10⁻⁻² है, ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, और 10⁻², 10⁻², यानी 10⁻⁴। ये आ गया विभव, और विभव का मात्रक होता है बच्चा वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट।
ये आ गया उत्तर इसका। 4 गुणे 10 की घाते 4 वोल्ट इतना विभव होता है इस कंडीशन में। एक प्रश्न और करेंगे, एक प्रश्न और करेंगे, आपको तभी थोड़ा अच्छा लगेगा। ये प्रश्न आए हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के नाभिक, हाइड्रोजन के नाभिक के पृष्ठ पर, के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। जहां हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या, जहां हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम होती है, होती है नहीं, यहां पे है, इस कंडीशन में है। तो हम सभी को पता है, अगर यहाँ पे नाभिक की बात की गई है, हाइड्रोजन के नाभिक की बात की गई है, तो अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 1 होता है मिनिमम प्रोटियम का। अच्छा, एक मतलब क्या है, यानी हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन है। नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई आवेश होता ही नहीं है, तो कुछ करेगा नहीं, बचा प्रोटॉन। तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं हाइड्रोजन के? एक। जो नीचे लिखा होता है उसे कहते हैं प्रोटॉन संख्या। तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। तो अगर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, तो ये इस एक प्रोटॉन आवेश के इस एक प्रोटॉन आवेश के कारण आर दूरी पर, आर दूरी यानी 0.5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर आपको बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना, ये बोला प्रश्न में, है ना। कि हाइड्रोजन के नाभिक के पृष्ठ पर, ये हाइड्रोजन का नाभिक है, ठीक, और इसके पृष्ठ में यहाँ की बात की गई है। समझिए, समझ मान लीजिए ये हाइड्रोजन का नाभिक है, ये पूरा हाइड्रोजन का नाभिक है, और ये हाइड्रोजन के नाभिक का केंद्र है, ठीक। तो हाइड्रोजन के अंदर कौन बैठा है? नाभिक के अंदर कौन बैठा है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो कोई आवेश बनाता नहीं, तो बच के केवल एक प्रोटॉन। एक में से कैसे पता चला? ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ये परमाणु संख्या 1 होता है। परमाणु संख्या नहीं, प्रोटॉन संख्या, यानी हाइड्रोजन पे एक प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं। तो इस एक प्रोटॉन के कारण इसके चारों ओर क्षेत्र बनेगा, स्थिर वैद्युत बल लगेगा, यानी एकांक आवेश को लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी उस बिंदु का कुछ विभव होगा, वही विभव में ज्ञात करना है। अब बोला ये है कि केंद्र से पृष्ठ की दूरी कितनी है? r बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये बोले ना, जहां हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो त्रिज्या से बनता पृष्ठ, तो इस पृष्ठ पर कितना विभव होगा? पृष्ठ पर उतना ही विभव होगा जो त्रिज्या की दूरी पर होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो दूरी है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो निकाल लीजिए, विभव बराबर होता है K/r। पल्ले पड़ रहा है भैया, क्या बोला है? हाइड्रोजन के नाभिक के पृष्ठ पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो पृष्ठ पर ज्ञात करना है, तो भैया पृष्ठ के लिए मुझे त्रिज्या होनी चाहिए। त्रिज्या पृष्ठ तक टच करता है ना, त्रिज्या की दूरी पृष्ठ कहलाती है ना। केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ये कहलाएगा त्रिज्या का एंड। यानी पृष्ठ पर ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या की दूरी ले लो, r ले लो। K का मान 9 गुणे 10 की घाते 9। क्यों? यानी इस पर कितना आवेश है? एक प्रोटॉन के बराबर आवेश है। अच्छा, एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम आवेश होता है। एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। और दूरी, आवेश के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर विभव ज्ञात करना है, तो नाभिक के केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी ही कहलाएगी, दोनों के बीच दूरी। आर कितना है? 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी होता है 10 की घाते -10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर दिया क्या क्या है? आवेश दे रखा है। कितना है आवेश? आवेश कितना? एक प्रोटॉन के बराबर, यानी 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम।
दूरी क्या दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी क्या हो गया 0.5 गुणे 10 की घाते -10 मीटर, ये हो गया, ये हमने लिखा। कटरा काट डालिए, जो आ जाएगा वही आंसर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव एक अंक, यानी मैं दशमलव हटा सकता हूं, ठीक है, दशमलव एक अंक, दशमलव एक अंक, यानी मैं दशमलव हटा सकता हूं। 16 गुणे 9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144, है ना, 16 नहीं 144 होते हैं। और फिर 10 की घाते 9, 10 की घाते -19, तो हमने कहा यहाँ पे 10 की घात वाले को एक साथ सॉल्व कर दो, यहाँ पे आधार समान लिखा, एक बार गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, 9 को -19 से जोड़ेंगे तो -10 आएगा आपका, बटे में क्या है 5 गुणे 10 की घाते -10, 10 की घाते -10, 10 की घाते -10 कट गया, 144 से 5 का भाग दीजिए, वही आंसर होगा। क्या आएगा 5 दूनी 10, हाथ से बचा 4, 5 अट्ठे 40 दशमलव 5 अट्ठे 40 वोल्ट। इतना होगा बच्चा लोग हाइड्रोजन के नाभिक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु का विभव इतना होगा, ठीक है। त्रिज्या तो पृष्ठ पर प्रत्येक जगह हर समान होगी, यानी पृष्ठ पर जो विभव होगा वह इतना होगा, इतना होगा। ये है प्रश्न, ये वाला, ठीक है। अब आज का आखिरी टॉपिक, आज का आखिरी टॉपिक कि वैद्युत विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी मैं क्या बदल दूं कि विभव का मान उतनी ही दूरी पर अलग अलग हो जाए, बदल जाए, ठीक है। तो लिखे, हेडिंग डालिए, वैद्युत विभव का, वैद्युत विभव की निर्भरता, ये बढ़िया हेडिंग है, वैद्युत विभव की निर्भरता, यह वैद्युत विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये किन किन कारकों से प्रभावित होता है वो। तो पहला पॉइंट है बच्चों आवेशों की मात्रा या आवेश का परिमाण, दोनों की बात है, आवेश की मात्रा या आवेश का परिमाण। तो इसमें ये है, इसमें ये है किसी बिंदु का विभव चालक में आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए ये एक चालक है, अगर आप चालक में आवेश देंगे तो आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से बढ़ जाएगा, मान लीजिए धनावेश है। अब हमें पता धनावेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ वह स्थिर वैद्युत बल लगाएगा, ठीक है। अगर मुझे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाना है तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, अब उसी कार्य को, जितना कार्य मैंने किया है उतने ही कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं, ठीक। अब अगर मैं इस चालक में आवेश की मात्रा बढ़ा दूं, अब मैं इसी चालक में आवेश की मात्रा बढ़ा दूं तो क्या होगा, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, अर्थात अर्थात अब स्थिर वैद्युत बल का मान भी तो बढ़ता जाएगा भाई। अगर आप आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो आवेश की मात्रा बढ़ाने का चारों ओर विद्युत क्षेत्र का मान और ज्यादा बढ़ जाना, विद्युत क्षेत्र और बढ़ेगा, यानी स्थिर वैद्युत बल का मान भी तो बढ़ता जाएगा। अब क्या है, उसी बिंदु तक मुझे एकांक धनावेश को लाने के लिए पहली तुलना में और ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उतना ही ज्यादा इस बिंदु का विभव बढ़ता जाएगा, विभव का मान बढ़ता जाएगा, है ना। यानी यानी किसी चालक में आवेश की मात्रा उस चालक के विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, जितना ज्यादा आवेश बढ़ाएंगे उतना ज्यादा विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। तो पहली बात है आवेश पर निर्भर करता है, आवेश की मात्रा परिमाण पर निर्भर करता है, मात्रा परिमाण ये कुछ
कुछ भी आप कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? सेकेंड पॉइंट, चालक के आकार या क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। चालक के आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कैसे 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 कैसे? मान लीजिए कोई चालक है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई चालक है और इस चालक में मान लीजिए टोटल 10 आवेश है, मान लीजिए टोटल 10 आवेश है, ठीक। और इस चालक में टोटल 10 आवेश है, पूरे चालक में कुल 10 आवेश है मान लीजिए, ठीक। अब मैं बात करूंगा एकांक क्षेत्रफल में कितने आवेश। तो मान लीजिए यहां पर एकांक क्षेत्रफल में 4 आवेश है, ध्यान रखिएगा, एकांक क्षेत्रफल में 4 आवेश है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसी चालक का आकार या मैं क्षेत्रफल बढ़ा दूं, इसी चालक का मैं आकार या क्षेत्रफल बड़ा कर दूं, तो क्या होगा, आवेश की मात्रा तो मैंने बढ़ाया नहीं, आवेश की मात्रा उतनी ही है, आवेश की मात्रा उतनी ही है, आवेश की मात्रा उतनी ही है, आवेश की मात्रा उतनी ही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल में वही चीज है, वही चीज, वही चीज है, एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा देखो कम हो गई। पहले एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा 4 थी, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, चालक का आकार या क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या हो गया, देखिए ध्यान से, उतने ही यानी एकांक क्षेत्रफल में, उतने ही क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कम हो गई, उतने ही क्षेत्रफल में एकांक क्षेत्रफल में यहां भी एकांक क्षेत्रफल था, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा 4 थी, यहां पर भी एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा 1 या 2 हो गई, मान लीजिए इसको मैंने कर लिया है 2 हो गई, तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कम हो गई। आवेश की मात्रा का कम होना यानी, आवेश की मात्रा का कम होना यानी विद्युत क्षेत्र का कम हो जाना, विद्युत क्षेत्र का कम हो जाना यानी स्थिर वैद्युत बल का मान भी कम हो जाना, यानी एकांक धनावेश को मुझे अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में अब ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, यानी विभव का मान कम हो जाएगा। सही ना, सही ना भाई, जैसा हम ये कह रहे हैं भाई, अगर आप क्षेत्रफल बड़ा करेंगे, आकार बड़ा करेंगे, तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कम हो जाएगी, पहले 4 था 2 हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र भी तो कम होगा, विद्युत क्षेत्र के कारण ही तो बल लग रहा था, बल कम हो जाएगा, यानी बल के विरुद्ध एकांक धनावेश को लाने में हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, यानी विभव का मान भी कम हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि किसी चालक के आकार या क्षेत्रफल बढ़ाने से उस चालक का विभव कम हो जाता है, अर्थात किसी चालक का विभव उस चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही ना, क्षेत्रफल बड़ा करोगे तो विभव का मान कम हो जाएगा, अर्थात किसी चालक का क्षेत्रफल या आकार उसके विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल बड़ा विभव कम, क्षेत्रफल कम तो विभव बढ़ जाएगा। ठीक ठीक ठीक। थर्ड पॉइंट, अन्य माध्यम की उपस्थिति, अन्य माध्यम की उपस्थिति, अन्य माध्यम की उपस्थिति। हमने एक चीज देखा था कि निर्वात के लिए, बच्चों ध्यान से देखिएगा, निर्वात के लिए निर्वात के केस में विभव का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, ये होता है निर्वात के केस में। और अगर मैं अन्य कोई माध्यम रख दूं तो विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के हो जाता है, क्यू बटे आर हो जाता है। क्या हुआ यहाँ पे के को मुझे और भाग करना पड़ रहा है, यानी विभव का मान देखिए ध्यान से, के गुना कम हो जाएगा। अरे तो आप भाग कर रहे हैं, यानी इस वाली राशि में से हम के का भाग कर रहे हैं ना, है नीचे के है,
यानी अगर कोई अन्य माध्यम आ गया तो विभव का मान k गुना कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यानी विभव यहाँ पे जो है असल में परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती है। अन्य माध्यम की विद्युतशीलता बढ़ेगी यानी परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा यानी विभव का मान कम होगा। ठीक है, ठीक है। k गुना कम हो जाता है, k गुना विभव का मान कम हो जाता है, ये दिख रहा है यहाँ पे। चौथा और लास्ट क्या है? किसी आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक की उपस्थिति किसी आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक की उपस्थिति, यहां पे समझाएंगे ना कि अगर कोई अन्य माध्यम निर्वात के अलावा, निर्वात के केस में विभव का मान जो होगा उसकी तुलना में अन्य माध्यम केस में विभव का मान कम हो जाएगा। भाई माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ेगा, विभव का मान कम हो जाएगा। कम हो जाने यानी एकांक धनावेश को लाने में हमको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, किसी आवेशित चालक के पास, ये है कोई आवेशित चालक मान लीजिए, ये है कोई आवेशित चालक मान लीजिए, ये तो मैंने कह दी पूरी तरह धनावेशित है। धनावेशित का मतलब होता है बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, इसे कहते हैं आवेशित चालक। इसको मैंने कह दिया एक आवेशित चालक है। ठीक, और एक मैंने लिया अनावेशित चालक। अनावेशित चालक का मतलब होता है बच्चा, इसमें जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं, इसमें जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। अनावेशित का मतलब होता है जितने प्लस उतने माइनस, इस प्रकार से विद्युत रूपेण उदासीन होता है। ठीक, अब जैसे मैं आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक को लाऊंगा। अब आप पहले देखो ध्यान से, मान लीजिए ये भी नहीं है ना, ये चालक है, इसके पास धनावेश है, यानी चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा, यानी चारों ओर स्थिर वैद्युत बल लगाएगा। फिर एकांक धनावेश को लाने में मुझे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, यानी विभव का मान भी बढ़ेगा। सही है भाई, चालक है, इसके पास धनावेश मान खूब सारे धनावेश है, खूब सारे, तो खूब सारा विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ढेर सारा स्थिर वैद्युत बल लगाएगा। यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र से बिंदु तक लाने में मुझे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा बल के विरुद्ध, तो विभव का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। अब मैं इसके पास एक अनावेशित चालक लाने वाला हूं। अनावेशित चालक यानी क्या होता है कि जितना प्लस, जितना धनावेश उतना ऋणावेश, इसे कहते हैं विद्युत रूपेण उदासीन। अब जैसे ही इसमें प्लस माइनस बराबर है, ठीक है, अब जैसे ही अनावेशित चालक को आवेशित चालक के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, ये धनावेश, इसके अंदर ऋणावेश धनावेश दोनों है, इसके अंदर ऋणावेश और धनावेश बराबर मात्रा में है। ठीक, तो धनावेश से इस चालक के जो ऋणावेश मुस्कुराते हुए आगे की ओर आ जाएंगे ना, क्यों, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, तो पूरा जो ऋणावेश है आगे की ओर आ जाएगा, तो इस ओर केवल और केवल धनावेश दिखेगा। क्या हुआ यहाँ पे, पूरे ऋणावेश इस ओर आ गए। अब इससे क्या होगा कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी और ऋणावेश में जाके समाप्त हो जाएंगी। यानी धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी और ऋणावेश में जाके समाप्त हो जाएंगी। तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा हो ही नहीं पा रहा है। अगर मैं इसको और पास लाऊं तो विद्युत क्षेत्र और कम, और पास लाऊं तो विद्युत क्षेत्र और कम, तो विद्युत क्षेत्र क्या, अनावेशित चालक को आवेशित चालक के पास लाने से इस चालक के पास, आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक को लाने से क्या होता है, अनावेशित चालक के ऋणावेश पूरे आगे आ जाते हैं, धनावेश से आकर्षित होगी। ठीक,
पहले जब ये नहीं था खूब सारा विद्युत क्षेत्र बन रहा था, और जैसे ऋणावेश आया तो धनावेश से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र ऋणावेश में जाकर समाप्त हो गया। और पास इस चालक को मैं खींचता हूं तो विद्युत क्षेत्र का मान और कम हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं छोटी बनेंगी। यानी जैसे जैसे मैं अनावेशित चालक को पास लाता जाऊंगा विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मान कम होना यानी स्थिर वैद्युत बल का मान कम होना, और स्थिर वैद्युत बल का मान कम होना यानी एकांक धनावेश से मैं अनंत एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखूं तो ज्यादा काम मुझे नहीं करना पड़ेगा, यानी विभव का मान कम हो जाएगा।